नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर सुपर टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि होंगे साइंस से रिलेटेड। और साइंस में हम यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, इसकी स्टार्टिंग ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान हमारे लिए कहाँ किस प्रकार से उपयोगी होता है, इसके कुछ प्रश्न यहाँ पर आज हमने लिए हैं। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने इसके 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से लिए हैं। तो यहाँ पर सुपर टेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन विज्ञान के अंदर जिस टॉपिक से मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज ही इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को क्या है, प्रश्न क्या है, इनके उत्तर जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक, और बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हम बात करें कि दैनिक जीवन में विज्ञान। तो देखिए थोड़ा सा टॉपिक को आप समझिएगा ताकि इस टॉपिक से संबंधित और भी क्वेश्चन आप खुद भी निर्मित कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं कि वो आपके लिए इस टॉपिक से उपयोगी है। तो देखिए दैनिक जीवन में हम विज्ञान की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, या जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है ना, इन सभी से संबंधित प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं और इन्हीं को पूछा जाता है इस टॉपिक में। तो यहाँ पर जो प्रश्न आज हमने लिए हैं उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मक्खन कोलाइड कब बनता है। तो देखिए मक्खन कोलाइड कब बनेगा, जब प्रोटीन पानी से छितरा जाता है या फिर जब पानी में वसा छितरा जाता है। ये वसा है तो ये वसा है, ठीक है। और यहाँ पर है जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं, और फोर्थ है जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो देखिए मक्खन एक कोलाइड विलयन बनाता है और वो कब बनाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि मक्खन जो है कोलाइड विलयन तब बनाएगा जब वसा की जो गुलिकाएं होती हैं वो पानी में छितरे जाती है। अब देखिए छितरे जाने का मतलब आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि छितरे का मतलब क्या है। तो छितरे जाने का मतलब यहाँ पर होता है डिस्प्रेस्ड हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं फैल जाना, है ना। वसा की जो गुलिकाएं होती हैं उसके जो कण होते हैं वो फैल जाते हैं, तब मक्खन की कोलाइड का निर्माण होता है। और वो कहाँ पर छितरे जाते हैं, पानी में। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर बनेगा, इसके लिए तीसरा विकल्प है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम में आता है। कैल्शियम सल्फाइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए वो रसायन जो कि आम या फलों को पकाने के काम में आता है, तो वो रसायन होता है कैल्शियम कार्बाइड। जी हाँ, दूसरा विकल्प बी है इसके लिए सही। और कैल्शियम कार्बाइड होता है, इसका सूत्र होता है CaC2, है ना, कैल्शियम कार्बाइड। इसका उपयोग जो है ये फलों को पकाने में भी किया जाता है। और यदि आप जानकारी के लिए याद रखना चाहें तो कैल्शियम कार्बाइड का थोड़ा सा भी जो भाग होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा भी रहता है कैल्शियम कार्बाइड से। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्त स्थान कहते हैं। तो बहुत अच्छा सरल सा प्रश्न है। ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोबोरिक फिटकरी या शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ। तो डी विकल्प हो जाता है इसके लिए हमारा सही उत्तर, जिसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए शुष्क बर्फ जो होती है ये है CO2 गैस, पर ये कैसी है, ठोस रूप में है। तो गैस ठोस रूप में कब आ सकती है, तो जब हम गैस का जो दाब है वो बढ़ाते हैं और उसका जो ताप है वो कम करते हैं, तो उस कंडीशन में गैस द्रव अवस्था में आएगी और द्रव अवस्था से फिर ठोस अवस्था में आ जाएगी यदि हम उसका तापक्रम कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर CO2 गैस को ठोस रूप में लाया जाता है और उसी को शुष्क बर्फ कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं। देखिए हास्य गैस मतलब ऐसी गैस है जिसको सूंघते हैं और इससे हंसी आती है, और इस गैस को कहा जाता है हास्य गैस। अब यहाँ पर चार विकल्प हैं, इनमें से कौन सा हमारा उत्तर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड। और यदि इसका सूत्र के रूप में प्रश्न आता है, विकल्प आता है, तो आपको ध्यान रखना है N2O इसे कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है N2 होता है, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और ये एक लाफिंग गैस कहलाती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? तो यहाँ पर है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो देखिए दूध को खट्टे होने को प्रेरित, अब यही प्रश्न आपसे यदि सीधे तरीके से पूछा जाता है तो आप उत्तर आसानी से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है, तो आप आसानी से उत्तर बता देते हैं कि लैक्टिक अम्ल। जी हाँ, लैक्टिक अम्ल ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर खट्टे होने का मतलब क्या है, दूध खट्टा कब होगा, जब वो फटेगा, है ना, दूध से दही में परिवर्तित होगा, तो लैक्टिक अम्ल ही इसमें हमारा उत्तर होगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है इसका भी आपको सूत्र ध्यान में रखना है, C3H6O इसके लिए इसका अणुसूत्र होता है, और ये लैक्टिक अम्ल ही दूध को दही में परिवर्तित होने के लिए परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य यहाँ पर है, जैसे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या काम में आता है, तो ये सिरका के रूप में उपयोग में होता है ना, खट्टा स्वाद इससे उत्पन्न किया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके का मुख्य अवयव होता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड जो होता है ये तो नींबू के अंदर पाया जाता है, इसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। और अगला जो है यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसे विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अन्य विकल्पों को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाता है ये डी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो यहाँ पर है इथिलीन एसिटिलीन ग्लाइकोल ऑक्सैलिक अम्ल। तो देखिए जिसका उपयोग प्रकाश के उत्पादन और धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है तो वो यहाँ पर रहेगा एसिटिलीन। विकल्प बी इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए, साथ ही साथ जहाँ पर ठंडे क्षेत्र होते हैं या बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वाहन के रेडिएटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेंजीन है, ग्लाइकल है, एसिटिलीन है या एस्टर है, तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा ये एक एथिलीन ग्लाइकल होता है। यहाँ पर सिर्फ उसका नाम ग्लाइकोल लिखा है, पर उसका पूरा नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और इसके लिए जो सूत्र होता है ये होता है C2H6O2, ये इसका अणुसूत्र होता है एथिलीन ग्लाइकोल का। और देखिए ये एक एंटीफ्रीज होता है, मतलब कि ये पानी को बर्फ में बदलने से रोकता है, उसको जमने से रोकता है, इसीलिए इसे एक एंटीफ्रीज भी कहते हैं। तो इसका उपयोग इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, मतलब जल कैसा स्थिर है, और यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किस ओर बढ़ेगी? ये हमारा प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न छूट गया है ना, नाव में क्या परिवर्तन होगा? नाव किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, या फिर स्थिर रहेगी या डूब जाएगी? तो देखिए जब व्यक्ति जो है नाव में खड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है नाव में खड़ा है, किनारा है यहाँ पर, तो व्यक्ति किनारे पर जैसे जाएगा इस ओर तो नाव किधर बढ़ेगी? तो नाव किनारे से क्या होगी? दूर बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति किधर ओर जा रहा है? व्यक्ति किनारे की तरफ चल रहा है, तो नाव को लगेगा धक्का और क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होगी, और यहाँ पर नाव जो है किनारे से दूर बढ़ेगी। और इसके लिए जो विकल्प बी होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है वो लग रहा है, और जिसमें प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर प्रश्न है, उसी नियम से प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, किस ताप पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा होता है या अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री है, -4 डिग्री है, -8 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका उत्तर ध्यान में रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इस पर पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इससे आगे हम इसको गर्म करते हैं तो ये इसका घन परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्री बल या फिर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसके लिए बनता है, वो बनेगा यहाँ पर अपकेंद्री बल, और विकल्प सी जो होगा ये यहाँ पर
उत्तर होगा। चलिए, प्राकृतिक रबर एकलक होता है। तो देखिए, प्राकृतिक रबर है ये किसका एकलक होता है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलिन या फिर आर्लन का? तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा आइसोप्रीन, और ये आइसोप्रीन का एकलक होता है। अब देखिए, रबर जो होता है ये क्या होता है? ये एक विशिष्ट जाति के पेड़ होते हैं जिनसे लैटेक्स प्राप्त किया जाता है ना, और इसी से रबर जो होता है बनाया जाता है। अब रबर को कभी कभी सल्फर मिला करके गर्म करते हैं और उस रबर का उपयोग जो है वल्कनीकृत रबर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प 20 के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप किसको खोजा गया था या किसकी खोज की गई थी? प्रोटॉन का, परमाणु में नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, या फिर डी है परमाणु द्रव्यमान का? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खोज की गई थी ये की गई थी परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। नाभिक का पता इसमें चला था, है ना। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था और इसके दौरान इसका पता इसमें चला था परमाणु के नाभिक का। विकल्प 20 के लिए सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर? तो इसके लिए सिंपल सा प्रश्न है, सेरीकल्चर जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, चींटी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी या फिर नीडोलॉजी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। ठीक है, इसे एक और नाम भी कहा जाता है पिपली का विज्ञान भी कहते हैं, पिपली का विज्ञान या मर्मिकोलॉजी। अब देखिए, ये इसमें हमारा उत्तर होगा। यदि हम बात करें हर्पेटोलॉजी की, तो इसके अंतर्गत हम सरीसृप जो वर्ग होता है जिसमें उभयचर, रेप्टाइल आदि आते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। नेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम नेमेटोड्स का अध्ययन करते हैं और नीडोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षी के घोंसलों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा पहला विकल्प। अगला प्रश्न आता है, साबुन क्या है? साबुन निम्न श्रेणी के वसाम्लों के एल्कली धातुओं के लवण है या फिर डोडेशिल बेंजीन सल्फोनेट है? सी, उच्च श्रेणी वसाम्लों के एल्कलाइन धातुओं के लवण है या उच्च श्रेणी वसाम्लों के एल्कली धातु के लवण है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो साबुन जो होते हैं ये उच्च श्रेणी के वसा अम्ल के एल्केली धातुओं के लवण होते हैं और विकल्प डी होगा इसके लिए यहाँ पर सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? एक्रेलिक, यहाँ पर एक्रेलिक है ये, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, तो वो यहाँ पर होगा रेयान और विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर होगा। रेयान जो होता है ये सेल्यूलोज से निर्मित एक फाइबर होता है और ये एक प्राकृतिक रेयान का जो प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है, लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक को फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां उसे दे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। तो इस धोखेबाज के द्वारा जो प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। देखिए, सोने को उसने क्या किया, गलाया घोल में। तो सोने को घोल लिया, सोने को क्रिया कर ली, तो वो अम्ल कौन सा होता है? तो देखिए, HCl है, सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण है। ये सांद्र HNO3 है या फिर तनु HCl है। तो यहाँ पर होगा सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण और इसे हम कहते हैं अम्लराज। ठीक है, और अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं और एक्वारेजिया अम्लराज जो होता है ये सोना, प्लेटिनम, इरिडियम जैसी धातुओं से भी क्रिया कर लेता है, यानी कि इनको भी अपने अंदर घोल लेता है। ऐसी विशेषता इस अम्ल में होती है। तो ये मिश्रण अम्लराज का बनता है इन दोनों के मिश्रण से। अगला प्रश्न आता है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी घाव के आसपास के तापमान को कम कर देती है। फिटकरी एक प्रतिरोधी है या फिर फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो देखिए, फिटकरी रक्त के स्कंदित करके थक्का बनाने में मदद करती है और इस प्रकार से वो घाव से खून का बहना रुक जाता है। विकल्प ए इसके लिए यहाँ पर सही होगा।
विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है या एक थर्मोप्लास्टिक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्युत यंत्र में जो बैकलाइट होता है ये विद्युत का एक कुचालक होता है। तो विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, विद्युत का कुचालक होता है। देखिए हमसे प्रश्न में क्या है, विद्युत यंत्र के बारे में बात की गई है कि विद्युत यंत्र में इसका प्रयोग क्यों करेंगे, तो ये कुचालक होगा। ठीक है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर इसका उत्तर का चयन करना है। अगला प्रश्न है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर 4 कथन इन दोनों से रिलेटेड दे रखे हैं। इनमें से पहचानना है एलईडी बेहतर है यानी कि अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। बी है दोनों ही एक समान अच्छे हैं। सी है दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ हैं। और डी है सीएफएल बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चारों विकल्पों को थोड़ा सा इस प्रकार से बदला गया है। तो आपको समझना है एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल जो होता है इसमें विषैले पदार्थ देखने को मिलते हैं, ये मरकरी को उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार से इसमें विषैला तत्व होता है और यहाँ पर एलईडी बेहतर होगा। पहला विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारे लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपमार्जक जटिल लवण है किसके, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम। तो अपमार्जक जो होते हैं ये सोडियम के जटिल लवण होते हैं और सोडियम या पोटेशियम के, ठीक है, पोटेशियम के उच्चवशीय अम्लों के सल्फेट या सल्फोनेट्स होते हैं और पहला विकल्प होगा इसके लिए सही। अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर, लेज़र की खोज किसने की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेज़र की खोज किसने की। लेज़र का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसकी जो खोज करने वाले हैं W.K. रोजन है, ग्राडफे हाउसफील्ड है, थियोडोर मेमन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इसके जो खोजकर्ता है वो है थियोडोर मेमन। विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कपास बहुलक है किसका, सेलुलोज, रेयान, ग्लूकोज या फिर है फ्रैक्टोज का। तो देखिए कपास जो है वो सेल्यूलोज का बहुलक होता है और विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है, कोक, बिटुमेन, पैराफिन या फिर नेसुलिन। तो यहाँ पर उत्तर होगा बिटुमेन, जिसे हम एस्फाल्ट भी कहते हैं, है ना। तो ये एक काले रंग का वर्णक युक्त पदार्थ होता है और जिसको मिला करके, जिसको पिघला करके कंक्रीट में मिला करके सड़क का निर्माण किया जाता है, इसे हम कोलतार भी कह देते हैं। चलिए, तो विकल्प बी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है, उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी। तो ये जो परिभाषा है इसको देने वाले कौन है, तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी, जैकबसन ने ये परिभाषा दी है और विकल्प सी इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, किसके बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, पॉलीयूरेथेन के या फिर पॉलीप्रोपाइलिन के और पॉलीस्टाइरीन के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो गद्दे होते हैं ये बने होते हैं पॉलीयूरेथेन के और विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता, सिलिकॉन, प्लैटिनम, गैलियम, जर्मेनियम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसके लिए जो होगा, जिसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता, वो है यहाँ पर प्लैटिनम और विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, एथिलीन, एथेन, मेथेन, एसिटिलीन। तो यहाँ पर पॉलीथीन जो है ये निम्न में से किसका बहुलक है, तो ये यहाँ पर बहुलक है एथिलीन का और विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर होगा, एथिलीन, जिसका सूत्र होता है C2H4। ठीक है, तो एथिलीन पॉलीथीन का सूत्र हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पैरासीटामोल है एक प्रतिपातक तथा दर्दनाशक या फिर केवल दर्दनाशक या फिर केवल प्रतिपातक, प्रतितापक और डी है यहाँ पर प्रतिजैविक।
तो देखिए प्रतितापक और दर्दनाशक। अब प्रतितापक का मतलब क्या होगा कि प्रतितापक जो होता है इसे हम कहते हैं ज्वरनाशक, ठीक है, और दर्दनाशक। तो पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है, औषधि होती है, ये ज्वरनाशी के साथ साथ दर्दनाशी भी होती है और विकल्प ए इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है घाव का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कॉलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रामेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो देखिए इसे हम कहते हैं ट्रामेटोलॉजी और विकल्प सी होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बात करें यदि हम, तो यहाँ पर ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन है। तो बाकी विकल्प इस प्रकार से हमारे रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।